नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज हम बात करने जा रहे हैं कि भारत के सामने किस किस तरह की चुनौतियां इस समय हैं। खास तौर से जिस तरीके से कश्मीर फिर से सुलगता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके अलावा खालिस्तानी एक अलग तरीके से फिर उठा रहे हैं। पाकिस्तान अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा है। चीन की तरफ से पूर्वी सीमा पर लगातार चुनौती बनी हुई है और अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद जो सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं और जिस तरीके से जैश के, लश्कर के और कुछ अलकायदा के और दूसरे संगठनों के जो आतंकवादी हैं उनके पास अत्याधुनिक हथियार आ गए हैं जो अमेरिका छोड़ करके गया है, उसके मद्देनजर अभी कश्मीर घाटी में किस तरह के और खतरे बढ़ गए हैं। और दूसरे, जो किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों के नाम पर आंदोलन चल रहा है, और हमारे बिल्कुल पूरब में स्थित बांग्लादेश, वहाँ एक अलग तरह की चुनौती भारत के सामने, खास तौर से जो हिंदू कम्युनिटी है उसके सामने उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। इन सब चुनौतियों, इन सब खतरों और जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं उन पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उनको जोड़ लेते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है आपका। धीरेन्द्र पंडित, आपके जाने पहचाने चेहरे और खास तौर से टीवी जगत के जाने पहचाने चेहरे और अलग अलग विषयों पर जिनकी पकड़ है। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। धीरेन्द्र जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि भारत के सामने इस समय जो अलग अलग चुनौतियाँ दिखाई दे रही हैं, कश्मीर में फिर से 90 का वही दौर दिखाई पड़ रहा है जब गैर मुस्लिमों को निशाना बनाया गया था। अब फिर वही हो रहा है। खालिस्तानी एक अलग तरीके से चुनौती पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान की साजिशें बंद नहीं हो रही हैं बल्कि उनकी स्पीड बढ़ रही है। चीन मान नहीं रहा है। कुछ इलाकों से जरूर दोनों देशों की सेनाएं पीछे गई हैं, लेकिन अभी भी कम से कम 2 जगह ऐसी है जहां आमने सामने हम खड़े हुए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद जो चुनौतियां हैं वो हैं ही, और बांग्लादेश में जिस तरह की गतिविधियां हम पिछले दिनों से देख रहे हैं, जिस तरह के हमले हम देख रहे हैं, इनका अगर आप आकलन करते हैं तो क्या महसूस कर रहे हैं कि जो भारत की इस समय सरकार है वो किस किस तरह की चुनौतियों से मुकाबिल है? देखिए, नैसर्गिक तौर पर ही भारत दो ऐसे देशों के साथ घिरा हुआ है जिनके साथ उसका वॉर हो चुका है, जो नैसर्गिक तौर पर भारत को नष्ट करने की, मतलब जिनका एक टेंडेंसी ही है कि वो किसी भी तरह भारत को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती। लेकिन अमूमन ये बातें कहीं और भी पाई जा सकती हैं। जो सबसे यूनिक बात है कि आप दुनिया के एक ऐसे इलाके में हैं, ये अकेला ऐसा इलाका है जहां आपकी सीमाएं जिन देशों से मिल रही हैं उनमें से 2 न्यूक्लियर पावर हैं, और न्यूक्लियर पावर है साथ ही साथ वो जो आपके खिलाफ युद्ध कर चुकी हैं, यानी आपके खिलाफ एक लंबा युद्ध भी हो चुका है। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि 2 देशों के खिलाफ आपके, और दोनों के साथ इस वक्त आपके टेंस है माहौल, यानी 2 थिएटर्स जो है दोनों आपके इस समय टेंस हैं। अगर आप इस तरह देखें, चाइना के साथ आपकी बातचीत 13वें राउंड बहुत ही ऐसे मोड पर बंद हुई जहां बहुत ही तनाव था। चीन कभी भी ये मानने को तैयार नहीं होता, हमेशा से विस्तारवादी देश है, इतिहास उसका इस बात का गवाह है। क्योंकि हम जो चीजें बोलते हैं वो उनका कोई रेफरेंस जो है वो जरूर होना चाहिए। तो चीन तो अपने आप में ऐतिहासिक तौर पर जितने 14 देशों के साथ उसकी जो सीमा लगती है, राष्ट्रीय सीमा, और उन तमाम लोगों के साथ उसका संघर्ष है, और वो तमाम जगह। और हमारे लिए तो बहुत सारी हमारे जो नीति धारक हैं, आज जब आपने इस तरह का एक टॉपिक चुना है
तो वो ये भी बताता है कि आखिर आपके सामने ये संकट आते किस तरह से। एक चीज तो हम लोग ये बताते हैं मौजूदा तौर पर, चीन के आमने सामने शायद ही इतनी ज्यादा सेना कभी 62 के बाद रही होगी। 50 से 70 हजार के करीब चीनी सैनिक उस तरफ है, तो अपनी तरफ भी लगभग इतने ही सैनिक आसपास के एक दूसरे के आमने सामने डटे हुए हैं। हैवी आर्टिलरी वहां है, आपके जो जीते गए, जो अभी लिया गया प्लेन है वो फाइटर प्लेन, वो भी वहां है। इससे पहले फाइटर प्लेन है, आपके जो लिए गए हेलीकॉप्टर्स है, वो तमाम चीजें, मतलब ये चीजें मैं थोड़ा सा सब लोगों को मालूम है, लेकिन इसलिए ब्रीफ कर रहे हैं कि इस समय आप कोई बहुत कोजी सिचुएशंस में बॉर्डर्स पर नहीं है। उधर पाकिस्तान हमेशा इंतजार करता रहता है कि भले ही उसकी एक आंख चली जाए, लेकिन हिंदुस्तान अंधा हो जाए, वो खुद को काना करने के लिए तैयार रहता है। तो इसीलिए वो ऐसी चीजों को अगर हम लोग राष्ट्रीय तौर पर देखते हैं जिनसे हमारी सीमा लगी हुई है। अभी तक हम लोग बहुत आराम से देख रहे थे कि चलो शांति से हसीना वाजिद जो है वहां है, शेख हसीना, तो ये लग रहा था कि हाँ हिंदुस्तान का एक बॉर्डर थोड़ा सा शांत है। लेकिन जिस तरह से, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा हो, बांग्लादेश का रिकॉर्ड इस मामले में पाकिस्तान से भी बहुत ही खराब रिकॉर्ड है। मतलब अगर मैं ये कहूँ, या तो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में अब इतने अल्पसंख्यक बचे नहीं है कि वो उनको इस तरह के तबाहनाक तरीके से, वहाँ के जो कट्टर जिहादी, जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं, वो इस बात का वो उठा सके फायदा कि वहाँ जनसंख्या और उसको मारकर वो जिस तरह से अपने आप को ऊपर महसूस करते हैं वो कर सकें। लेकिन बांग्लादेश में अभी तक रुक नहीं रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि आपके पास बांग्लादेश में सिर्फ शेख हसीना वाजिद ही है, जो कि उनकी अपनी राजनीति है, जो वो एंटी, जो एक कट्टरपंथ की उन्होंने कोशिश की उस राज्य को चलाने की। लेकिन नोआ खली दोबारा से उस चर्चाओं में, हम लोग 1940 के उस समय को नहीं भूल सकते हैं, जबकि 1940-47 का वो दौर जब नोआ खली में इंसानियत नृशंसता तमाम सामने हार गई थी। और एक तरह से मुझे, मतलब महात्मा गांधी ने तो जो यात्रा की उसको लेकर अलग बातें हो सकती हैं, लेकिन अगर वो रिकॉर्ड अगर आपके सामने रखे जाएं तो आप आज भी बैठकर नॉर्मल नहीं रह सकते। इस तरह की हिंसा नोआ खली में थी। और उसके बाद महात्मा गांधी के जिस चमत्कार की हमने बातचीत की, तो लगता है वो आज़ादी से पहले ही रह गया, या आज़ादी के कुछ दिन बाद ही खत्म हो गया, क्योंकि आज भी नोआ खली उसी तरह से, उसी बर्बरता, उसी वहशियत के साथ आपको वहां दिख रहे हैं। सिर्फ नोआ खली नहीं, आसपास के इलाकों में, यानी बांग्लादेश जहां से आपको एक रोशनी मिलती थी, वो भी कुछ दिनों से वहां से इस्कॉन से तमाम, मतलब एक बहुत ही खतरनाक तस्वीरें पेश आ रही। ये तो आपको बॉर्डर्स पर दिखता है। पाकिस्तान का एक दूसरा एक जो हिस्सा है वो अब खालिस्तान के तौर पर, पंजाब के तौर पर, पिछले कुछ समय से अगर मैं आपको ये देख दूं, दिल्ली के बड़े नेताओं की साजिश में बब्बर खालसा के 2 आतंकी गिरफ्तार हुए थे। इससे पहले, उससे ठीक पहले एनआईए के हत्थे चढ़ा था सिख संगठन का आतंकी प्रगट सिंह। इसके अलावा पाकिस्तान की ऑनलाइन ट्रेनिंग थी, जो पंडोरी गोला ब्लास्ट है, सुखबीर, जो साजिश रची गई थी वो थी। और इससे पहले स्पेशल सेल के हत्थे 4 खालिस्तानी आतंकी चढ़े थे। ये कुछ समय का सूचना है, मैं सिर्फ ये बता रहे हैं कि हम लोग यहाँ जब बातचीत कर रहे हो तो दर्शकों को ये ना लगे कि ये खतरा कोई ऐसा खतरा है जिसको हम किसान आंदोलन से, लोग जो है ना, बहुत सारे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, खास तौर से अंग्रेजी के मीडिया, एक खास किस्म का मीडिया, कि किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखेंगे खालिस्तानी सक्रियता लगातार दिखाई दे रही है, और वो एक तरह से आप ये देखें कि वो दोबारा पाकिस्तान उसको एक्टिवेट करने में कामयाब हो रहा है। वहां बैठा हुआ चावला और हाफिज सईद एक दूसरे के, एक नए हाफिज सईद के तौर पर वो अपने आप को वहां तैयार कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक और बड़ा कारण आपको लगेगा जो पंजाब के हिस्से में है। इसके बाद जब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपको वहीं देश के अंदर, चाहे वो निहंग हो, चाहे आपको सबसे बड़े खतरे के तौर पर धर्मांतरण में, मतलब आप ये सोच सकते हैं 150 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए के आपके पास सबूत हैं, जो कि ये पिछला जो रैकेट पकड़ा गया, जिसमें कलीम सिद्दीकी पकड़ा गया, जिसमें तमाम चीजें पकड़ी गई, और अब वो नेटवर्क बहुत बड़ा है, अभी भी वो खुलना है, वो खुल रहा है। उसमें अभी भी जो साउथ का और जो गुजरात का बड़ा हिस्सा है, जो अभी तक जिस पर एक तरह से तैयारियां चल रही है, वो हम लगातार देख रहे हैं।
तो अगर आप देखेंगे तो ये एक 150 करोड़ रुपया इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट, ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है जो वहां हम लोग उसको देख रहे हैं। तो इसके अलावा आप और मतलब मैं खतरे सिर्फ गिन पा रहा हूँ, इस समय आप खतरों के साए में खड़े हैं। ये कोई ऐसे खतरे नहीं है जो कि बनाए गए हों, ये खतरे आपके सामने पेश है। फिर ऐसे में आप देखिए कि किस तरह से माओवादी लगातार एक के बाद एक, आपने देखा किस तरह हमले करके उन्होंने पिछले ही कुछ समय में हमारी सुरक्षा बलों की रीढ़ तोड़ दी। जबकि याद होगा आपको, जब राजनाथ सिंह थे तो उन्होंने कहा था 2-3 साल में ही हम ये सब कर देंगे, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं हुआ और आप और ऐसे खतरों में गिर रहे हैं। हर तरफ आपको वो सब दिख रहे हैं। लगातार इतने बड़े खतरों के बीच में अब आप अंदर के खतरों में देखिए, आपके यहाँ स्लीपर सेल पकड़े जा रहे हैं। आपके यहाँ 33 केस एनआईए ने अभी तक रजिस्टर्ड किए हैं AQIS के, वो AQIS जिसके आतंकी मार रहे हैं और वो जो जहां से वहां गैर कश्मीरी उसको मारकर उनको बाहर निकाला जा रहा है। इसके अलावा अल कायदा के सपोर्टेड आतंकी, यानी आप अगर अपनी चारों तरफ उठा के देखते हैं, ये हम इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे हैं जो दुनिया में कोरोना के चलते तबाह हुई है, ये हम उस तरह की बात भी नहीं कर रहे हैं कि जो आपका प्रोडक्शन से जो आपकी क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं वो अलग चीजें होंगी। ये जो एकदम सामने दिख रहा है थ्रेट जिसमें गला काटा जा रहा है, मतलब इंसानी गला काटे जा रहे हैं, वो चीजें जो अफगानिस्तान के, मैं अफगानिस्तान का जिक्र भी नहीं कर रहा हूं, मैं आपको श्रीलंका का जिक्र भी नहीं कर रहा हूं जहां चीन आकर लगातार बैठ गया। भूटान ने अभी 3 दिन पहले ही एक ऐसी संधि की है चीन के साथ जो पहली बार भूटान की सुरक्षा का दायित्व एक तरह से उसकी फॉरेन पॉलिसी है वो हिंदुस्तान के जिम्मे था और हिंदुस्तान के साथ हो गए, लेकिन अब वो भी है। नेपाल आपके साथ बहुत ज्यादा दौत्यपूर्ण संबंधों में नहीं, आपके खिलाफ वहां के राजनेताओं को आपके खिलाफ बोलने पर वोट मिलते हैं। तो ये बात इस बात की तरफ इशारा करती है कि वहां आपकी स्थिति किस तरह की है। तो देश के खतरों के बारे में आपने कहा, तो ये मोटा मोटी मैं आपको एक बार ये सामने, मुझे लगता है कि एकदम सामने। बिल्कुल सही आपने कहा है। अगर हम ऊपर से ही शुरू करें, कश्मीर जब से दोनों देश बने हैं भारत और पाकिस्तान, तब तो ये सोचा गया था कि इनको पाकिस्तान दे दो, सारा झगड़ा टंटा समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कश्मीर में लगातार पाकिस्तान की साजिशें जारी हैं। आज़ादी के कुछ ही महीने बाद जिस तरीके से कश्मीर के एक बड़े हिस्से को उन लोगों ने हड़प लिया था, कब्जा लिया था, वो उसको लेकर के बहस होती रही है कि नेहरू की गलती थी, क्या क्या गड़बड़ियां हुई हैं जिसकी वजह से आज तक भारत और भारतीय भुगत रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोगों की किलिंग हुई है और बहुत बड़ी संख्या में हमारे जवान शहीद हुए हैं, सेना के भी, अर्धसैनिक बलों के भी, पुलिस के भी। लेकिन जब जब दिखाई देकर ऐसा महसूस होता है कि चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, कुछ ना कुछ नया पेंच जो है वो शुरू हो जाता है, नई समस्या शुरू हो जाती है। 90 के दशक में ये हुआ था, जो अब फिर से करीब करीब 3 दशक बाद देखने को मिल रहा है। गैर मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है। तब तो जो कश्मीरी पंडित थे, हिंदू थे, उनको भी निशाना बनाया गया था। अब जो बाहरी हैं उनका नाम लेकर के उनकी किलिंग की जा रही है। ये कितनी बड़ी चुनौती आप समझते हैं? देखिए, कश्मीर में अभी तक हम लोग देख रहे थे 370 के बाद ये हो जाएगा, 35A के बाद ये हो जाएगा, और ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा रहा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किए गए या ताकत नहीं लगाई जा रही, लेकिन अभी तक आप ये तय करने में नाकामयाब रहे कि आपको आतंकियों से निपटना है या आतंकियों को पैदा करने वाले लोगों से निपटना है। क्या उनसे आपको पॉलिटिकली उनके साथ हॉबनॉबिंग करनी है और जो आदमी गोली चलाने आ रहा उससे लड़ना है? क्योंकि जो गोली चलाने आ रहा वो सिर्फ मोहरा भर है। आपके पास जो ताकत है, जिस पॉलिटिकल विल की ताकत आप दिखा रहे थे और जनता आपके साथ खड़ी थी, लेकिन फिर एक जगह जाकर आप ठहर जाते हैं। आपको ये लगता है कि हम शायद ये लंबे समय तक नहीं सस्टेन कर पाएंगे और उसका नतीजा होता है वो वापस आ जाते हैं। कश्मीर में जो 1990 के दशक में जिस समय मस्जिदों से सुबह अचानक आवाज आनी शुरू हुई थी कि आप ये कश्मीर छोड़ दो, ये कश्मीर अब जो है
पाकिस्तान बन चुका है, यहाँ शरिया लॉ चलेगा और अपनी पत्नी बच्चों औरतों को छोड़ के, जमीन को छोड़ के आप भाग जाओ, ये सीधे सीधे तौर पर। और इनको कई जगह कोट किया गया था, जो मैं आपको बता रहा हूँ, अखबार वहां बाकायदा उसमें कोट किया गया था लोकल के एक रीजन में। और मनमोहन, अगर आप उनकी जगमोहन की किताब पढ़ेंगे फ्रोजन एंड टर्बुलेंस, वो आप देखेंगे, मुझे लगता है कि उसमें इसको बहुत डिटेल के साथ बताया गया कि किस तरह हुआ था। लेकिन उस समय लाखों लोग निकलकर घाटी से भागे थे, आज भी लगभग इतने भाग रहे होंगे, क्योंकि मजदूर हैं जो अलग अलग जगह से वहां रोजी कमाने गए थे इस उम्मीद पे कि वहां, चूंकि वहां मजदूरों की जरूरत भी बहुत है, क्योंकि ज्योग्राफिकल रेंट वसूलते हुए आतंकियों की वजह से या उस तरह की पॉलिटिक्स ने, जिसने कश्मीर को ये यकीन दिला दिया था कि वो स्पेशल है, वो अलग है, वो फला है, वो चिला है। आप सोचिए कि देश के बाकी हिस्सों में इस तरह का अलगाववाद उस तरह नहीं पनप रहा था जिस तरह कश्मीर में पनपा, और आपने उस पनपे हुए अलगाववाद को पैसे देके सींचा, केंद्र सरकारों ने उसको सींचा, बिना ये जाने हुए कि आज नहीं तो कल आप इस पेड़ को, अगर इस पेड़ को बड़ा करेंगे तो आपको इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। आप ऐसा तो नहीं है कि जो पेड़ को पानी दे रहे हो उसमें से निकलेंगे, उससे कोई फल नहीं आएंगे जो जहरीले होंगे, तो वो निकले। और उसके आज के डेट में आप सोचिए कि वो टारगेट किलिंग कर रहे हैं, जबकि आपकी सुरक्षा एजेंसियां वहां काफी ताकत के साथ मौजूद है, आपके तमाम लोग, क्योंकि आप अभी तक उन पॉलिटिकल पार्टीज को मेन स्ट्रीम माने बैठे हैं जो सीधे तौर पर सॉफ्ट अलगाववाद को प्रोड्यूस करती हैं। आप अभी तक आप ये मान रहे हैं कि इतने तक ठीक है, इतने तक हम आतंकी मानेंगे, इतने तक ये राजनेता रहेगा, ये सब बयान देने वाले। आपको ये तय करना पड़ेगा, क्योंकि ये शायद मेरे विचार से भी वो सवाल नहीं है जो आपका, लेकिन ये सीधे तौर पर है कि कश्मीर में आज की डेट में एक बहुत बड़ी समस्या सामने है। आपके 7 सैनिक मर चुके हैं, आप सोचिए शहीद हो गए हैं, उन्होंने अभी सबसे बड़ा बलिदान वो अपनी जिंदगी का दे चुके हैं। हम रोज आते हुए देख रहे हैं उन सब शरीर को, जो शहीद हुए उनके शरीर को हम देखते हैं किस तरह से वो गांव में जा रहे हैं, उनके बच्चे बिलख रहे हैं। और उस पर जो महबूबा मुफ्ती बयान देती है कि जब आतंकी मरते हैं तो कोई नहीं, यानी आप आतंकी के बराबर कर रहे हैं, और आपकी कोर्ट या आपकी वो इसको एक सजा के दायरे में नहीं रख सकती, क्योंकि आपने अभी तक इस तरह का कोई एटमॉस्फेयर तैयार नहीं किया। मुझे लगता है कश्मीर सरकार की इसी जो एक द्विधा वाली स्थिति है उसका नतीजा भुगत रहा है, और अब ये स्थिति खराब होती हुई दिख रही है। आप सोचिए वहां एक मुठभेड़ चल रही है, कई दिन हो गए, लगभग हफ्ता होने जा रहा है, वो पूरी मुठभेड़ चल रही है और हमारे सैनिक वहां से बलिदान हो रहे हैं। आप स्ट्राइक कर चुके, एक 2-3 सर्जिकल आप स्ट्राइक बता चुके हैं, लेकिन उसका जो नतीजा आ चुका था उसको आपको सस्टेन रखना था, आपको वो प्रेशर मेंटेन रखना था, आपको ये बताए रखना था। क्योंकि देखिए, आप भले ही कुछ भी कहिए, लेकिन बाकी देश इस बात पे बिल्कुल आपके साथ खड़ा था कि कश्मीर में आतंकियों को सख्ती के साथ कुचला जाना चाहिए, और जो लोग उनके समर्थक है उनको भी कुचला जाना चाहिए, उसमें सिर्फ कोई भी इफ बट नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने वो मौका गंवाया, जिसका नतीजा आप अभी देख रहे हैं। क्योंकि आप फिर वो आप उस लॉबी से डर जाते हैं जो हल्ला मचाती है, जो दिल्ली में बैठ के अखबारों में छापती है, जो वहां जाके बिरयानी के अलावा और ऋषि इस्लाम पर बात करती है बैठकर। ये एक बड़ी लॉबी है, पूरी दुनिया में एक इंटरनेशनल जो ज्योग्राफिकल रेंट वसूला जाता है अपनी जगह की वजह से, कश्मीर के आतंकी और अतिवादी वो रेंट वसूलते हैं, दुनिया के अलग अलग देशों से वसूलते हैं, उनको हर किस्म का पैसा आ रहा है, आप सोचिए। और उनका किस तरह का एजेंडा है कि यहाँ उसमें वो लोग नहीं है सिर्फ हिंदू हैं, वो मुस्लिम लोग भी हैं जो वहां कमाने गए थे। एक बार ये सीधा सवाल भी था मेरा कि क्या आप जो है वहां उससे कि क्या आप भारत के बाकी मुस्लिमों को यहाँ आने देंगे। चूंकि मैंने उससे आयशा अंद्रावी से सवाल किया था, जो बहुत ही कि वहां देखिए मोदी ने मार दिया है और कत्लेआम हुआ है गुजरात में, और ये तमाम चीजें वो बोल रही थी जब मैं उसका इंटरव्यू ले रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि अगर आप गुजरात के वो तमाम मुसलमान जिनके साथ अत्याचार हुआ है आपकी निगाह में, अगर वो 1-2 लाख यहाँ आकर बसना चाहें तो वो एकदम पलट गई। उसने कहा कि नहीं वो हमारा मतलब, अरे आप सीधे सोचिए कि किस तरह से आपने उनको खुद ये बना दिया कि वो बहुत विशिष्ट हैं, वो बहुत ही
अलग हैं। तो ये चीज आपकी दी हुई है और मुझे लगता है कि वो उस चीज को अभी हम देख रहे हैं। बहुत ही खराब हालात इस वक्त वहां है। जो मजदूर है लगभग 80 से 1 लाख हजार के करीब या 1 लाख के बीच में, वो तमाम लोग वहां से निकलकर भाग रहे हैं। आप भले ही कुछ भी कहते रहिए, लेकिन ये आतंकी इसको अपनी जीत के तौर पर दिखाना शुरू कर देंगे और आपको हार के तौर पर लोग मानेंगे। जी, सवाल ये है धीरेन्द्र जी कि सरकार ने 370 हटाने के बाद, 35 से हटाने के बाद वहाँ 3 स्तरीय चुनाव कराए हैं पंचायतों के। इसके अलावा अलग अलग सेक्टर के जो जो भी सेक्टर हैं उनमें विकास के कार्य भी शुरू हुए हैं। नॉर्मल सी करीब करीब वहाँ आती हुई दिखाई दे रही थी। पत्थरबाज गायब हो गए थे, अलगाववादी चुप हो गए थे। जो पॉलिटिकल पार्टियां पाकिस्तान का पक्ष लेती थी उनमें भी केवल महबूबा मुफ्ती ही ज़्यादा उग्र दिखाई दे रही थी, वो भी कभी कभी नॉर्मल सी लौटती हुई दिखाई दे रही थी। तब ये माना जा रहा था कि सरकार की जो नीति है कश्मीर को लेकर के वो ठीक है। लेकिन अब जैसे ही आईएसआई और जो वहाँ आतंकवादी जमातें बैठी हुई हैं उन्होंने रणनीति बदली, तो अब निशाने पर सीधे मोदी सरकार आती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसे में क्या करे सरकार, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए, इस पर भी हमें सुझाव देने चाहिए। मैं एज ए पत्रकार, मुझे लगता है कि ये तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए कि मैं सरकार को कोई सुझाव दे पाऊंगा, क्योंकि टेररिज्म से निपटना हमेशा एक बड़ी समस्या है। कोई वो आसान समस्या नहीं है जिसको हम आसानी से कह दें कि हाँ इसको ऐसा आसानी से किया जा सकता है। लेकिन चूंकि हमारी उम्मीद सिर्फ सरकार से होती है, चूंकि सरकार हम लोग चुनते हैं, उनके पास तमाम इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं, उनके पास तमाम चीजें हैं, तो वो लोग इस तरह के चीजों पर, लेकिन आपका ये जो अच्छा होते हुए में खराब होना है, दरअसल सरकार ये तय नहीं कर पा रही थी कि किस लेवल तक जाना है, किस चीजों पर पहुंचना। आपने 370 हटाई, आपने 35 से हटाया, लेकिन आपने वहां कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए जिस तरह की कोशिशें करनी थी वो की गई। थोड़ी थोड़ी कोशिश की गई, हाफ हार्टेड कोशिश की गई। जैसे मैं आज ही सुन रहा था कि लगभग 1 साल से वहां कासो नहीं चल रहे थे, मतलब जो आप जिस सर्च ऑपरेशन को करते हैं आप, वो भी नहीं चल रहे थे। इस तरह की चीजें आप लगातार बंद किए हुए थे और आपको लग रहा था कि इससे मामला सुलझ जाएगा। दरअसल वहां जमात ने, और अगर आप देखेंगे कि किस तरह से वहां कट्टरपंथी जो इस्लामिक वो है, आपको ये सोचना पड़ेगा, आपको ये कहना पड़ेगा कि हाँ किस वजह से है ये। वो सिर्फ और सिर्फ कट्टर इस्लाम जो वहां है वो आपको दिख रहा है, जो जमात के स्कूलों से पढ़ के बाहर आ रहा है, जिसको लग रहा है कि उसका लक्ष्य, जिससे बहुत ही क्लियर इस पर जाकिर मूसा ने दिया था, जिसको बाद में जिसने अल कायदा के AQIS ज्वाइन किया था, मुझे याद है उसका एक पूरा लंबा एक पूरा वीडियो आया था। वो उसको फिर बाद में हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया। वो काफी दिन तक उस जाकिर मूसा ने अपने आप को जो है जिंदा रखा था। बुरहान वानी के बाद वही बड़ा फेस बन गया था। उसने अपने वीडियो में साफ कहा था, बहुत साफ कहा था कि हमारी लड़ाई सिर्फ कश्मीर नहीं है, हम कश्मीर को काफिरों के हाथों से छुड़ा के उसके बाद दिल्ली पर अटैक करेंगे। तो सीधी सी बात है, ये आपको फैसला करना पड़ेगा कि ये सिर्फ जैसे आपने विकास की बातें की, विकास योजनाएं, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। ये सरकार आज भी वो चश्मा लगाए हुए, मुझे लगता है टीन का चश्मा लगाए हुए है, या फिर बच्चों की तरह वो जो रंगीन चश्मे जो पन्नियों से चढ़े हुए थे। कश्मीर में आप चले जाइए, कश्मीर में कोई इस तरह की समस्या नहीं, पैसे की कमी नहीं दिखाई देगी आपको। कोई भी घर वहां करोड़ से नीचे नहीं मिलता है। आप चले जाइए कहीं भी, श्रीनगर के किसी हिस्से में चले जाइए, आप अंदर चले जाइए, आपको पता चल जाएगा। ये खुद उन लोगों ने कहा है। मैं उन लोगों के साथ, क्योंकि कश्मीर में मैंने अलग अलग क्षेत्र के बहुत लोगों से बात की, बहुत बार घूमा मैं, और जितनी बार मैं गया तो उनमें ये कोई वो ये कह रहे हैं कि साहब यहाँ तो पैसा तो हम खुद ही दे दें। पैसा उनकी समस्या है ही नहीं। उनका समस्या जो आपने पैदा कर दी उनकी निगाह में, वो है कट्टर इस्लाम का, वो जो है इस्लामिक शरिया लो, और उसके लिए पाकिस्तान से मिल जाने की उनकी जो अदम आकांक्षा है कुछ लोगों की वहां के, और उसके बाद वो मोटिवेट करने में कामयाब हो रहे हैं। क्योंकि आपकी सरकार इस बात को कोई वो ताकत ही नहीं दे पाई। सिर्फ ये सरकार नहीं, इससे पहली सरकारें भी, वो हमेशा उनको पैसा देकर, घूस देकर, उनकी बातों को मानकर उसको सुलझाने में लगी रही कि इससे शायद बात सुलझ जाएगी।
मुझे लगता है सरकार को बहुत दिन तक ये फैसला करना होगा कि वो जिहाद नाम के राक्षस का मुंह तोड़ना चाहती है या उसको बराबर में बैठाना चाहती है, उसको ये तय करना होगा। मेरी नजर में मेरी तरफ से एक ही सुझाव अगर आप कह रहे हैं तो उसको ये पहले अपनी प्रायोरिटीज तय करनी होंगी, उसको ये फैसला करना होगा कि भले ही कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, बड़ी से बड़ी कीमत आपको देनी होगी अगर राष्ट्र को बचाना है, तो उसके लिए आपको बहुत सारे कड़े फैसले लेने होंगे, जिनको अंग्रेजी प्रेस, जिनको कश्मीरी फंडेड संगठन जो विदेशों में है, बहुत सारे आईएसआई के संगठन, जो आपको ऐसा लगेगा जैसे वो पूरे देश में हल्ला काट देंगे, लेकिन आपको टकराना पड़ेगा उनसे, उनके झूठ को साफ करना पड़ेगा और आतंकियों को चुन चुन के मारना पड़ेगा, उनके जो समर्थक हैं उनको चुन चुन के जेलों में डालना पड़ेगा, उनकी संपत्तियां सीज करनी पड़ेंगी। आपको यह मानना पड़ेगा कि वहां एक ऐसी स्थिति है जो अभूतपूर्व स्थिति है, जिससे निपटने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाने पड़ेंगे और आपको इन न्यायाधीशों से भी बात करनी पड़ेगी जिनके पास कोई समग्र दृष्टि मुझे नहीं दिखाई देती। मैं नहीं मानता हूं, हो सकता है इस बात से कोई मैं इस बात को तौहीन के तौर पर नहीं कह रहा हूं, ना ही उनकी कोई अवमानना करने के तहत से कह रहा हूं, लेकिन मेरी नजर में उनमें कोई दृष्टि इस तरह की नहीं होती। वो हमेशा एक आयातित भाषा की दृष्टि से इस देश को देख रहे हैं और ये लंबे समय से 70 साल से चला आ रहा है, उसमें हम कुछ पा नहीं रहे हैं, क्योंकि कश्मीर के कई सारे घटनाएं आप देखेंगे जिस पर कोर्ट जो है बिना ये जाने हुए कि आखिर इसके क्या गंभीर परिणाम होंगे, वहां हमने बहुत बार देखा है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो सरकार को ये तय करना होगा कि आखिर उसको एक, चूंकि वो तो हार नहीं रहे हो ना, वो तो लंबी लड़ाई मान के चल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान से वो यहीं के लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, आप उनको अलग अलग छूट देते हैं। जब आप उनकी संपत्तियां नीलाम करना शुरू करेंगे, अटैच करना शुरू करेंगे और उनको इस बात का फील होगा, आप वहां जिस स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको वहां बसाने होंगे लोग, डेमोग्राफी चेंज वेंज का कोई मतलब नहीं है, आपको वो चेंज करना ही पड़ेगा वहां, उस पर आपको आज नहीं तो कल फैसला लेना होगा, आज नहीं लेंगे तो कल लेंगे। तो आपको उन लोगों को, सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को, जिस तरह की पूरी पहली डिमांड्स है, उन सबको बसाना होगा, क्योंकि ये कोई देश आप नहीं खो सकते, आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आप कश्मीर को खोने का हौसला बना पाए, मुझे लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि चूंकि सरकार कश्मीरियों को वापस वहां बसाने के प्रति गंभीर दिखाई दे रही है, इसीलिए ये हरकतें शुरू हुई हैं, ताकि इस प्रयास को रोका जा सके, डराया जा सके? देखिए, वो तो हमेशा रहेगा आपकी एक आतंक के साथ लड़ाई में। ऐसा नहीं है कि कोई पहला फेज होगा कि आप अचानक डर के भाग जाएंगे। आपने 90 का वो दौर देखा ही है जिसको जिक्र किया गया, हम लोगों ने तो क्लासेस में पढ़ा है, मतलब उस समय तो नहीं पढ़ा था, उस समय तो अखबारों ने इस देश के उसका बाइकॉट ही कर दिया था, लाखों लोग बेघर होके आए और मुझे जहां तक याद है 90s 89 के अखबारों में वो जगह ही नहीं थी। वीपी सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जिनको एक नए युग का सूत्रपात करने वाले नेता के तौर पर तमाम लोग अखबार दिखा रहे थे और तब लाखों लोगों का पलायन अखबारों में नहीं था, ये हम लोगों ने बाद में पढ़ा। और उसके बाद फिर हम लोगों ने एक फेज देखा, चुनाव होने शुरू हुए, 2009 में चुनाव भी हुए, उसके बाद फिर 2015-16 तक एक शांति का माहौल देखा। फिर हम दरअसल ये फेज आतंक का लड़ाई जो है एक कंटिन्यूअस सतत प्रक्रिया है जो आपको लगातार रखनी पड़ती है। तो उसमें ये कई बार अच्छा आता दिखता है, कई बार बुरा आता दिखता है। सरकार ये कह सकती है कि सरकार के पास ये कहने का आधार हो सकता है कि साहब हम अच्छा कर रहे थे इसीलिए इन्होंने किया, तो भाई वो तो करने के लिए बैठे ही है ना, ये तो आपकी जिम्मेदारी है उनको रोकना है। आप कश्मीरी पंडितों को बसाने जा रहे हैं तो फिर उनके रहमो करम पे बसाने जा रहे हैं। अगर आप ये शुरू करना चाहते हैं, वो मारना चाहते हैं, तो ये तो आपको देखना ही पड़ेगा, यही आपकी जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है कि ये कहना भी बहुत ही सरलीकरण होगा, क्योंकि वो तो इस टेरर को हमेशा से फैलाना चाहते हैं, कोई अभी नहीं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपकी पॉलिसी में कुछ ऐसा जरूर है जिसने उनको सांस दी और वो सांस लेने पर वापस लोगों की सांसें छीनने में जुट गए। अगर दूसरी समस्या पर चर्चा करें तो क्या आपको लगता है कि आईएसआई और खालिस्तानी मिल गए हैं और नए सिरे से पंजाब को भी सुलगाना चाहते हैं? इस किसान आंदोलन के नाम पर जो जमावड़ा है, इसमें भी कुछ तत्व ऐसे हैं जो खालिस्तानी विचारधारा को उनके
एजेंडे को आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको आप निहंग के रूप में ले लीजिए, दूसरे रूपों में ले लीजिए। लखीमपुर में जो कुछ हुआ है, यहाँ भी लाल किला पर इससे पहले हुआ। अभी एक पंजाब के ही दलित की गर्दन काट दी गई, हाथ पैर काट दिए गए, निर्ममता से हत्या कर दी गई। और जो फॉरेन से, आपके यूएस से, कनाडा से, यूके से जो फोन कॉल आती हैं लगातार, ये लोग भारत को अस्थिर करने के लिए और अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। तो आईएसआई कहीं ना कहीं इनको, इनके साथ मिलकर के ये सब कर्मकांड कर रही है। ये एक और बड़ी चुनौती है इस समय भारत के सामने। मुझे लगता है कि ये भी सरकार की हिचक जो चीजें हैं उन सब से पैदा होती है। एक बहुत ही जो बहुत लंबे अरसे तक बातचीत होने में, इस घटना से पहले एक चीज पढ़ देता हूँ। जो डेफिनेशन थी, जो डिफाइन करती है टेररिज्म को, ये बहुत लंबे समय तक यूएन सेक्रेटरी जनरल ने एक कंसेंसस बनाने की कोशिश की थी कि किस तरह से ग्रेटर, ये कॉफी अन्नान जब होते थे, उन्होंने 1997 से 2006 के अपने कार्यकाल के, तो एक डेफिनेशन जो है वो हमको याद आती है, जिसको वो करते हैं, द यूज ऑफ अनऑथोराइज्ड डेलिब्रेट wanton violence against non-combatant and civilian for political ends. Terrorism reason is to instill fear in the public, and this deadly challenge must be addressed holistically according to the aspect. तो ये जो है, terrorists want a lot of people watching and a lot of people listening and not a lot of people dead, according to the terrorism experts ब्रायन जेनकिंस। आप ये देखिए कि उस दिन जो उन्होंने किया, जिन निहंगों ने किया, अगर आप उसको सिर्फ एक हत्या मान रहे हैं, या आप चीजें जिस तरह से मासूमियत से आपकी पुलिस इसकी जांच कर रही है, उस पर कई बार आपको उल्टी आ सकती है। मतलब आप ये सोच नहीं पा रहे कि वो मारना कम को चाहते हैं, वो दिखाना और सुनाना बहुत को चाहते हैं, और उसको उन्होंने बाकायदा वीडियो बनाए, वीडियो बाकायदा टेलीकास्ट किए, माफ कीजिएगा। उनकी आप शक्ति देखिए कि किस तरह से, और ये कौन कर रहे हैं, ये वो लोग कर रहे हैं जो सीधे तौर पर इतने हथियार, क्योंकि आपने आज तक कृपाण के अलावा आप नहीं रख सकते, आर्म्स एक्ट में नहीं है, ये आर्म्स एक्ट में नहीं है जो लिए वो घूम रहे हैं, क्योंकि आपकी सरकारें, ये तमाम चीजें, मतलब हम लोग सिर्फ एक सरकार को नहीं कह रहे हैं, कंटिन्यू इन्होंने इनको बढ़ावा दिया है, और आज वो चीज मुंह से बाहर आ गई है। वो सिर्फ 300 350 लोग वहां बैठकर पूरे राष्ट्र की सत्ता को चुनौती देते हैं, टुकड़ों में काटते हैं, एक इंसान को टुकड़ों में काटते हैं, उसके वीडियो बनाते हैं, नारे लगाते हैं, और आप कह रहे हैं कि मर्डर करने वाले 2-4 लोग हैं। वो तमाम लोग जो वहां मौजूद थे, जो नारे लगा रहे थे, वो हत्यारे हैं और पूरी तरह से टेररिस्ट हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। हो सकता है कि बहुत सारों को होगा, बहुत सारे कुछ लोग होंगे, लेकिन मैंने आपको अभी दोनों डेफिनेशन पढ़कर सुनाई जो पूरी दुनिया में मान, यही टेररिज्म है। और खालिस्तान की चीज से आप कहते कहते बचते हैं, आप ये कहने से बचते हैं खालिस्तान क्या है, खालिस्तानी आतंकी क्या है, जबकि आपके देश के प्रधानमंत्री को ले चुके वो, जबकि आपके देश के जो पूर्व सेनाध्यक्ष है उनको नुकसान पहुंचा, ये वैद्य को, मतलब आप ये सोचिए कितने ज्यादा कीमत आपने अदा की थी, इसके बावजूद आप फिर उसकी तरफ से उसको पनपते हुए देख रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल कारण आपके पास है। मुझे लगता है कि खालिस्तान का मसला एक बड़ा मसला बनाने के, उसमें बहुत सारी ताकत जुटी हुई है, जो पैसा है। आप ये सोचिए, मैंने अभी तक नहीं देखा, आपने शायद, आपका लंबा समय रहा है पत्रकारिता का मुझसे बहुत ज्यादा, तो आपने कोई ऐसा आंदोलन देखा जिसमें 1 साल तक निरंतर लेविशली, लग्जूरियस तरीके से पैसा फेंका जा रहा हो, जिसमें चक्कर्स खरीदे जा रहे हो, जिसमें पैरों की मसाज हो रही हो, जिसमें वो लगा दिए गए हो, और उनका पैसा खत्म नहीं हो रहा है, उनको पैसा आए जा रहा है, और वो किस बात के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, वो ये कहने के लिए लड़ रहे हैं। आप ये सोचिए, इतनी लग्जूरियस, और इस सब पर अगर बात की जाएगी तो फिर वो तमाम लोग तैयार है। दरअसल एक सबसे बड़ा खतरा ये है कि जो हिंदुस्तानी कानूनों का फायदा उठा, क्योंकि जब कानून बनाए गए थे तब ये सोचा नहीं गया था, और इस तरह की चीजें भी साफ नहीं की गई थी कि राष्ट्र हित क्या होगा, ये कोई क्लैरिटी नहीं।
आपके यहाँ कर्तव्य का एक सिर्फ मेंशनिंग है, उसको करना आपके यहाँ न करने से कोई सजा नहीं हो रही है, आपकी कोई नागरिकता नहीं छीन रही है, आपके पास कोई इम्पेनल पैनल नहीं, पेनल कोड नहीं लगाया जा रहा, और इसी वजह से आप बड़े आराम से धज्जियां उखेड़ते हुए दिख रहे हैं। खालिस्तानी मूवमेंट यहाँ दोबारा से, मैंने इसीलिए शुरुआत में ही आपको पढ़कर सूचना, मतलब मैंने कुछ घटनाएं सिर्फ दी हैं। आपको याद होगा पंजाब में आरएसएस के नेताओं की हत्या हुई अभी, उसके पीछे वो लोग थे। दरअसल ड्रग की मनी, तमाम चीजें, दरअसल वो पूरा हिस्सा, अगर आप देखेंगे जो नार्को टेररिज्म का वर्ड इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उसको स्टेब्लिश करने के बहुत सारे कारण नहीं हो, मतलब बहुत सारे हमको सबूत नहीं मिलते थे, लेकिन ये सीधे तौर पे नार्को टेररिज्म से पनपी चीजें हैं। आप सोचिए, वो क्रिमिनल्स हैं, वो लोग हत्यारे हैं, और वो धर्म का भी काम कर रहे हैं, ये कैसे संभव हो सकता है? दरअसल आप पाकिस्तान में आईएसआई ने उस चीज को पा लिया है जो वो बहुत दिन से ढूंढ रहे थे। हालांकि उस पूरे दौर में भी आप सोचिए कि 47 इस तरह बिक रही थी, इस तरह मिलती थी जैसे कोई मटर के दाने या मूंगफलियां खरीद रहे हो। उसी तरह से हथियारों को पहुंचाने की, वो चाहे आप देखिए ड्रोन के सारे हथियार गिराए जा रहे हैं, आप तमाम चीजें, यहाँ तक कि जो अमरिंदर सिंह है वो बार बार बोलते रहे कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, ये बॉर्डर स्टेट है। तो मुझे लगता है कि पंजाब में खालिस्तानियों की इस समय काफी स्लीपर सेल्स उन्होंने आईएसआई के माध्यम से बनाए हैं, वो एक्शन कर रहे हैं, और सरकारें अभी तक नफा और नुकसान से गुजर रही हैं। वो एक दूसरे के साथ विपक्ष है जिसको इस बात से कोई मतलब नहीं कि देश का क्या होने जा रहा है, या कोई पक्ष है जिसको ये मतलब नहीं कि क्या वो गद्दी जाने का मोह जो है नहीं छोड़ सकता है। वो कुछ इस तरह के फैसले नहीं लिए जा सकते जिनसे कि इस देश में एक ठहराव आ सके, और इस तरह के आतंकियों को, जो धर्म को राजनीति से जोड़ रहे हैं, उनको राजनीति से बाहर का रास्ता दिखाकर उनको सीधा सलाखों के पीछे भेजा जाए, जिसके लिए लंबी लंबी सजाएं हो, ना कि इस बात के लिए कि वो लड़ता। आप सोचिए, उसने जो तलवार दी कि हमने इससे मारा, वो पता चला उससे कत्ल ही नहीं हुआ। दरअसल जितनी मासूमियत के साथ पुलिस इन हत्यारों को उठा रही है, मुझे लगता है उससे तो शायद आजादी पूर्व के आंदोलनकारी भी शर्मा जाए, यहाँ तक कि नेहरू जी को इतनी बार जेल में रखा गया, वो भी शर्मा गए होंगे। इतनी मासूमियत से वो इन हत्यारों को लेके जा रहे हैं। वो जो तमाम लोग हैं, आप देखिएगा कोर्ट में किस तरह के पेच आएंगे। कोर्ट में वो ये साबित कर देंगे कि साहब हमको तो इन्होंने उठा लिया था, हमने जो कहा वो इनके दबाव में कहा, और कोर्टें उनको सहूलियत दे रही हैं कि वो जब चाहे दिन में एक बार वकील से मिल सकते हैं, 1 घंटा सलाल। दरअसल पूरी तरह से कोऑर्डिनेट एफर्ट ना करना सबसे बड़ा खतरा इस समय देश का है, न कि ये खतरा जितने हम लोग देख रहे हैं। और जो पूर्वी सीमा पर चीन की तरफ से पिछले 17 महीने में चुनौती पेश की गई है, पूर्वी लद्दाख में जिस तरीके से उसने घुसपैठ करने की कोशिश की, कम से कम 4 बिंदुओं पर ये गतिरोध बना रहा महीनों। गलवान घाटी में तो संघर्ष हो गया, हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। चीन के बारे में भी कहा गया कि चीन के भी 40 से 45, कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 100 के आसपास मारे गए। पर अभी भी 13 दौर की बातचीत के बाद भी कोई नतीजा निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और चीन की जो हेकड़ी है वो जस की तस दिखाई दे रही है। चीन एक बड़ा सिरदर्द बन गया है भारत के लिए। दरअसल एक पुरानी कहावत थी कि आपके आंख बंद करने से खतरा टल नहीं जाता, या आपके बंद करने से आंखें रोशनी खत्म नहीं हो जाती। चीन को लेकर 1962 की हार ने इस देश के मनोबल को इतना तोड़ के रख दिया था कि ये सरकार जो आई थी, याद कीजिए आपको, ब्रूक एंडरसन की रिपोर्ट को इनको पब्लिश करना था, इनको पब्लिक करना था उस रिपोर्ट को। इन्होंने भी आके नहीं किया। जिन्होंने वोट मांगे, जो इस बात के लिए आलोचना करते रहे, वो लोग भी, क्योंकि 62 की वो हार, उसके कारण जानने हर हिंदुस्तानी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि उस हार ने इस देश के उभरते हुए एक जो सपने होते हैं उनको कुचल के रख दिया था। यहाँ तक कि जो नेहरू जो लगातार गलती पर गलती की, जिस पर उन्होंने वहां से तिब्बत से अपना दूतावास बंद किया, उसके बाद उन्होंने चीन के उस हिस्से को मान लिया, और आपने बिना किसी झगड़े के, बिना किसी अपनी प्रतिरोध के उनको वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिया, उनको वो तमाम
चीजें दे दी गई, तिब्बत उनको दे दिया गया जो हमेशा से हिंदुस्तान का और उसका जो है बीच में बफर स्टेट के तौर पर दिखाई देता रहा, जो धार्मिक तौर पर हिंदुस्तान से गवर्न होता रहा, लेकिन चीन को आपने देते वक्त नहीं सोचा। और चूंकि दलाई लामा या बौद्ध धर्म की वजह से अगर हम लोग देखें तो भारत की तरफ वो बड़ी उम्मीदों से देखते रहे। हालांकि फिर आपने आधे अधूरे मन से उनको लिया, उस समय आपकी कोई लड़ाई नहीं हुई, और 62 की हार के बाद तो जैसे आपने बिल्ली की तरफ से कोई कबूतर आंखें बंद कर लेता है उस तरह से आपके रास्ते बंद कर लिए। आपकी तमाम तैयारियां पाकिस्तान से निपटने की हुई, आपकी तमाम तैयारियों के केंद्र में रक्षा के बारे में, जबकि कुछ समाजवादियों ने, इसमें मुलायम सिंह को भी मैं कहूंगा कि उन्होंने लगातार चिल्लाते रहे, जॉर्ज फर्नांडीज उसमें से थे जिन्होंने कहा कि चीन बड़ा शत्रु है, हमको चीन से सावधान रहना होगा। और लेकिन आपके जो भी सरकारें आती रही वो जैसे वहां आंखें मूंद कर बैठी रही। यही कारण है कि जब ये सरकार आई तो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश की, बॉर्डर्स पर सड़कें खड़ी करने की कोशिश की, और वहीं से चीन नाराज हो गया। अभी डेप्सोंग है, गोगरा उस पर है। तो अगर आप इनको देखेंगे तो मुझे लगता है कि चीन को लेकर हमारी जो आंखें मूंदने की प्रवृत्ति थी वो उसको आगे आने दे दी। किसी भी बदमाश आदमी के लिए, किसी हत्यारे के लिए आप रास्ता छोड़ देंगे और ये सोचकर घर चले जाएंगे कि कल वो आपका घर का रास्ता नहीं देखेगा, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी गलती कोई नहीं कर सकता। उसी तरह से हम लोगों ने की है। हम लोग चीन को लेकर कभी तैयारी नहीं की। आप ये सोचिए, ये राष्ट्र के, और आपके यहाँ कभी इस बात की बात नहीं हुई कि कारगिल में वीपी मलिक जो किताबें लिख दिए, जबकि आज भी अगर आप उन फाइलों को पढ़ेंगे, आप बड़े आराम से देखेंगे तो आईबी ने पूरी तरह से डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी थी कि किस तरह से वो लोग वहां जम गए हैं। लेकिन ये जनाब आपके बाद उनको उसी तरह से मेडल मिल गए, जिस तरह से अक्सर हम लोग पाकिस्तान में हंसते हैं कि आखिर उनको जो है कि उन्होंने कितनी लड़ाइयां लड़ी, कौन सी लड़ाइयां लड़ी जिसके लिए उनके कंधे पर तमगे ही तमगे दिखाई देते हैं। इस तरह के बहुत सारे कारण हैं। आपने 62 के उन हत्यारों को छोड़ा जिनकी वजह से हम हारे, जो हमारे सैनिकों की जान गई, और हम लोगों को इतनी अपमानजनक हार जिससे राष्ट्र अभी भी अपनी चेतना से भुला नहीं पा रहा, आपको हार का सामना करना पड़ा। उसी तरह से अभी भी आप ये फैसले नहीं ले पाते कि आखिर आपके यहाँ स्क्वाड्रन गिरते गिरते कितने चले गए। बचपन में मैं पढ़ा करता था, मुझे मालूम नहीं, मैं उन किताबों को जैसे उपकार और तमाम चीजें में हम लोग 45 एयर फोर्स के स्क्वाड्रन पढ़ते थे कि 45 स्क्वाड्रन हिंदुस्तान को चाहिए, और उस समय 45 चूंकि आपको 2 थिएटर पर एक साथ लड़ना पड़ सकता है, इसके लिए तैयारियां होती थी। आपके यहाँ ये पॉलिटिकल लीडरशिप रही है जिसको कहते हैं कि अगर दुनिया में कोई और होता देश तो सूली पर टांग दिया जाता, क्योंकि सूली का मतलब पॉलिटिकल उससे है। अगर आप उसमें देखेंगे तो उन लोगों ने आपके स्क्वाड्रन 42 से कम होते होते 30 पर आ गए, और आप दब दिया लेकर बाजार में वो ढूंढ रहे हैं। तो आपकी ही गलतियों की वजह से चीन यहाँ तक पहुंचा है, और अब वो वापस जाने को तैयार नहीं, क्योंकि वो ये जानता है कि जिस तरह से 1962 में हिंदुस्तान ऊपर की तरफ बढ़ रहा था और उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर आना था, क्योंकि वो हमसे ज्यादा बेहतर एहसास करते हैं कि आने वाला खतरा क्या हो सकता है। तो उन्होंने उस समय हिंदुस्तान का गला दबा दिया था, वो इसी उम्मीद के साथ इस बार भी आया था। हालांकि अभी तक हम लोगों ने बहुत टफ भी नहीं दिया हो, लेकिन एट पार जो है उसको जवाब दिया है। मुझे लगता है कि ये टफ नहीं है। बहुत सारी चीजें जो एज ए रिपोर्टर मुझे जानकारी भी होती है हम लोगों को, लेकिन हम उन सारी चीजों को बता भी नहीं सकते। बहुत सारी चीजें इस तरह की होती है। तो मुझे लगता है कि चीन एक ऐसी ताकत के तौर पर जरूर दिखाई दे रहा है जो इंडिया पर एग्रेसिव होगी, क्योंकि वो जानता है पूरी दुनिया में उसकी विस्तारवादी चीजों को हिंदुस्तान रोक सकता है। मैं कोई एक क्लीशे के तौर पर नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चाहे आप अभी तक अमेरिका के सारे उदाहरण देखिए, उसको वहां से भागना पड़ा तमाम जगह से, जीत उसकी कोई जीत नहीं है। वो वियतनाम वॉर से लेके अब तक अगर आप देख लेंगे उसको, क्योंकि उसके पास वो जन संसाधन नहीं है। आपको ग्राउंड विक्ट्री के लिए आपको लोग चाहिए, आपके लोग आपके पास नहीं है। आपने अफगानिस्तान छोड़कर भागने के पीछे भी आपकी यही आजाद। लेकिन हिंदुस्तान 138 करोड़ का देश है जो लगभग चाइना के बराबर बैठता है, कुछ दिनों बाद आगे हो जाएगा। यानी आपके पास जन संसाधन है, आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आपको खड़ा कर सकता है। लिहाजा चीन इन तमाम चीजों से
दोबारा जानता है, वो जानता है, इसीलिए वो आप पर प्रेशर बना रहा है और इस तरह से प्रेशर बना रहा है कि आप बहुत सारी चीजों में उसका सामना करने का ख्याल छोड़ दें। एक प्रश्न आया है, कूल डूड, विपक्ष की राजनीति तो समझ आती है, बट धीरेन्द्र जी, क्या मोदी जी की अति सहनशीलता अमित शाह और योगी जी जैसे लीडर्स को भी रोक रही है? किसान आंदोलन जम्मू कश्मीर के संदर्भ में। देखिए, मुझे लगता है कि मोदी जी क्या सोच रहे हैं, अब हम लोग आम आदमी उसको, हालांकि वो चौंकाने में बहुत विफल, लेकिन इतने दिन भी नहीं होने चाहिए कि हम 1 साल से चौंकाने का इंतजार ही करते रहें कि आओ भैया हमको चौंका दो, आओ भैया हमको चौंका दो, हम चौंकने के लिए तैयार हैं, हम आइस पाइस खेल रहे हैं, हम धप्पा खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप आओ तो। आप जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से कुछ मुट्ठी भर, वो मैं इसमें क्या कहूंगा, मुझसे बेहतर तरीके से ओमकार सर कह सकते हैं, मुट्ठी भर लोग हैं वो, उनको सख्त कानूनी अगर सजा देनी शुरू की जाए तो वो लोग भाग निकलेंगे, और अगर उनके लोग वो दंगा मचाते हैं तो आपके पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि उनको कुचल दिया जाए। ये उनको आंदोलन करने की छूट उनको उसमें है कि जहां उनको कोर्ट में, मैदान में और बाद में जाके चुनाव में हराने की छूट है उनको पूरी, लेकिन वो इस तरह से देश की गर्दन पकड़ ले, वो समझ में नहीं आ रहा है। उसी तरह से आप देखिए कि कश्मीर भी इसी का एक उदाहरण है, कश्मीर इससे अलग कोई उदाहरण नहीं है कि कश्मीर में आपको ये फैसला आज नहीं तो कल लेना पड़ेगा कि आप अगर सख्ती से ये फौज वहां खड़ी कर देंगे और आप उनके नेताओं को, जो लोग खुलेआम आतंकियों की तारीफ कर रहे हैं, उनको आप पूरी ताकत देते रहेंगे तो संभव नहीं ना। उन लोगों के उनके राजनीति का रास्ता खत्म करना चाहिए, क्योंकि वो वैसे भी आतंकी बढ़ाएंगे। आपको लग रहा होगा कि नहीं आप उनको आतंक, वो उनकी बात सुन रहे हैं, उनको चुनाव में लड़ने दे रहे तो आतंकियों को मदद नहीं कर, ऐसा कहना बहुत बचकानी सी बात है। कश्मीर में ये लंबे समय से कश्मीर में हम अभी तक शत्रु को शत्रु कहने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। हम ये फैसला नहीं कर पा रहे कि कब उस पर गोली चलानी है, हम कब उसको बराबर में बैठाना है। तो ये मोदी जी को कहिए या इसमें अमित शाह जी को कहिए, और क्या ड्रीम टीम चाहिए आपको? आम जनता से आपको क्या चाहिए? 303 सीटें दी हैं, आम जनता ने अपना बेसिक जो ताकत होती है वो इस्तेमाल करके आपको दे दिया गया, उसके पास यही है। जनता आपको वोटों के माध्यम से ही बताती है कि हम क्या चाहते हैं, लेकिन आप जो है अगर वो वैसा नहीं कर पा रहे तो ये आपकी, मुझे लगता है उसमें आपके पास हो सकता है बहुत सारे कारण मौजूद रहे हों, लेकिन हम लोग तो चूंकि दूर से देख रहे हैं, हमको लग रहा है कि ये चीज होनी चाहिए। और भारत के सामने जो चुनौतियां हैं, जो खतरे हैं, उनकी लिस्ट अभी और भी है, लेकिन चूंकि समय हो रहा है तो आज के प्रोग्राम को तो हम यहीं विराम देते हैं। कल फिर धीरेन्द्र पुंडीर के साथ जुड़ेंगे और जो और खतरे हैं और चुनौतियां हैं उन पर भी हम लोग ये चर्चा जारी रखेंगे। धीरेन्द्र जी, आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना समय दिया और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने हमारे ओशियन नेटवर्क के दर्शकों का मार्गदर्शन किया। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।